चलिए मेंस 2024 की जो अपनी स्पेशल श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं और किस दिशा में हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया माना जा सकता है वो माना जाता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का ये जो जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, इसके अराउंड इंडिया और जापान की पार्टनरशिप जो है वो आगे बढ़ रही है। इंडिया जापान पार्टनरशिप के हम दो मेजर पिलर्स मान सकते हैं। एक है इकोनॉमिक पिलर जो आज भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितना होना चाहिए, और दूसरा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी पिलर जिसमें काफी अच्छी प्रगति हुई। अब हाल फिलहाल की घटना की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली में थर्ड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग आयोजित किया गया। 2+2 डायलॉग एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, और यदि हम भारत और जापान के बीच में बात करें तो इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि मिनिस्टीरियल लेवल पार्टनरशिप होती है, यानी कि ये पॉलिसी मेकिंग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। अन्य देशों के साथ सेक्रेटरी लेवल डायलॉग्स हो सकते हैं, पर ये जैसे भारत और जापान का ये जो 2+2 डायलॉग क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग है। अब इस डायलॉग के क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं? तो इस डायलॉग में सबसे पहले एफर्ट किया गया है कि जो इंडिया और जापान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको अपडेट किया जाए। तो इंडिया और जापान की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो 21st सेंचुरी में आरंभ होती है, लेकिन 2008 में इंडिया और जापान ने एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए, और वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट का आधार था कि किस तरीके से जो फ्यूचर में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं या क्या डायरेक्शंस हैं। तो अभी जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें यह डिसीजन लिया गया कि चूंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो काफी बदल चुकी हैं, इसलिए जो हमारा सिक्योरिटी से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ नए चेंजेस लाने की जरूरत है। यदि देखा जाए कि क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है, तो जब ये डॉक्यूमेंट आया था तो 2008 में भारत और चीन और जापान के जो संबंध उस तरीके के नहीं थे जैसे वर्तमान में हैं। तो वर्तमान में चाइना का जो जियोपॉलिटिकल क्लाउट है और जियो इकोनॉमिक क्लाउट है वो काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण एशिया पैसिफिक में एक बैलेंस ऑफ पावर समाप्त होकर एक कह सकते हैं एक हेजेमोनिक पावर का राइज है, और इसके कारण भारत और जापान दोनों के लिए काफी विचार का विषय है, काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जिनके साथ चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। तो राइजिंग चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जापान में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्रेस हो रही है उसमें 2+2 डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रियलाइज किया गया है कि अब जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2008 की थी उसको फिर से थोड़ा सा हमको आगे ले जाना है और उनको अपडेट करना है। अभी आप जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान जाएंगे, क्योंकि एक एनुअल समिट जो होता है वो ड्यू है, और ये जो नया स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस आएंगी या जो डॉक्यूमेंट आएगा उसके जो डिटेल्स हैं वो इस समिट के दौरान तय किए जाएंगे। अब 2+2 डायलॉग में जो भी प्रमुख डेवलपमेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया और जापान ये डिफेंस पार्टनरशिप में नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत और जापान के बीच में नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। अभी हमारी जो नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जहां तक कि बायलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस की बात है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, उनका स्कोप बड़ा है। टू बिगिन विद जिमेक्स एक्सरसाइज जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस थी, उसके बाद फिर वीर गार्डियन एक्सरसाइज जो एयर फोर्सेस के बीच में है, हालांकि जो जापान के फोर्सेस हैं उन्हें डिफेंस फोर्स कहा जाता है, और धर्मा गार्जियन जो आर्मी या ग्राउंड फोर्सेस के मध्य एक्सरसाइजेस होती हैं। भारत और जापान के बीच में मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइजेस जो क्वाड प्लेटफॉर्म का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। साथ ही आपको पता होगा कि भारत ने पहली बार एक मल्टीलेटरल एयर फोर्सेस को कंबाइन करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसको कहा जाता है तरंग शक्ति, और ये पहली बार किया गया है, और इसमें भी जापान ने पार्टिसिपेट किया। भारत और जापान रिम्पैक एक्सरसाइजेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अब हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो बाइलेटरल डायमेंशन से आगे जाकर के मल्टीलेटरल डायमेंशन की तरफ
बढ़ रहा है, ये शो करता है कि हमारे बीच में जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़ता है। साथ ही जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भारत और जापान दोनों ही सिक्योरिटी का मल्टी डायमेंशनल एंगल लेकर के चलते हैं और जिसमें साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, काउंटर टेररिज्म एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहां तक अफगानिस्तान की बात है, जहां तक टेररिज्म की बात है, भारत और जापान के जो आइडियाज हैं उसमें काफी कुछ कन्वर्जेंस है। साथ ही जो इंडो पैसिफिक में पीसफुल इंक्लूसिव आर्किटेक्चर बना रहे जापान और भारत दोनों ने ही ये बताया है कि वो आशियान सेंट्रलिटी में विश्वास करते हैं। जब हम आशियान सेंट्रलिटी की बात करते हैं यानी कि जो आशियान है वो एक मेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए इस रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए। जब आशियान सेंट्रलिटी की बात की जाती है यानी कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं यूएस की हेजेमनी को। हाल फिलहाल में भारत और जापान के बीच में जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं उनमें काफी डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कोलैबोरेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त जो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र है उसमें भी भारत और जापान के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। स्पेस का जो क्षेत्र है और खासकर क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में, और भारत और जापान के बीच में जो एक डिफेंस कोलैबोरेशन है वो इंडिया जापान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक बहुत मजबूत पिलर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। हालांकि पिछले 2 दशकों से भारत और जापान के बीच में एक डील होनी है जो अभी तक नहीं हो पाई है। आप जानते होंगे US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेकर के, जो एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है और भारत की जो रिकॉनाइजेंस कैपेसिटी है, जो निरीक्षण और सर्विलेंस की क्षमता है, रेस्क्यू की क्षमता है, वो उसे काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और जो इंडो पैसिफिक में भारत का जो रोल है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, उसमें भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इस संदर्भ में भी एक फाइनलाइजेशन हो जाएगा। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूनिकॉर्न यानी यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रडार सिस्टम को लेकर के जो जॉइंट डिक्लेरेशन में उल्लेख किया गया है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और जापान की जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो स्पेशल कह सकते हैं स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, उसको आगे ले जाने के लिए इसके अतिरिक्त कई ऐसी चीजें हैं जो भारत और जापान के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाती हैं। जैसे आप अक्सा एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं जो है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि भारत को जापान ने बहुत एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट दिया कि इंडिया एनपीटी का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत और जापान के बीच में 2017 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन हुआ। अब यदि देखा जाए इकोनॉमिक पिलर, तो इकोनॉमिक पिलर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। बस इस क्षेत्र में भी हमारे कुछ माइलस्टोन्स हैं, जैसे हमने अ, एक अराउंड $75 बिलियन का हमारा एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है। भारत आज भी जापान का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो भारत को ही मिलता है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में अब जापान जो है वो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बनकर के उभरा है और 22 में जब जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगले 5 वर्षों में जापान का एम है कि वो भारत में 9 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करे। यदि हम द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो जो हमारा व्यापार है वो अराउंड $20 बिलियन तक पहुंच गया है। 2011 में हमने जापान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था, पर ये जो बैलेंस है वो इंडिया के काफी अगेंस्ट है, तो इसको किस तरीके से संतुलित किया जाए ये भी एक सोचने का मुद्दा है। और इसके लिए जो जापानीज इन्वेस्टमेंट है और जॉइंट कोलैबोरेशंस हैं उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो जहां तक जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा लगता है कि भारत और जापान के बीच में जो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप है उसके लिए काफी अच्छी संभावनाएं हमारे सामने दिख रही हैं और एक ये रोबस्ट रिलेशनशिप की ओर आगे जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एनुअल समिट के लिए जापान जाते हैं तो उसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं। धन्यवाद।